नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। आज राजधानी लाइव में हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी देहरादून, राजधानी भोपाल, राजधानी पटना, राजधानी रायपुर और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पूर्व आईएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उनकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा है। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी षणमुगम 2 दिन से गायब हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी को पत्र लिखकर उनके अपहरण की आशंका जताई है। तीसरी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। चौथी तस्वीर है राजधानी पटना से। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में कोरोना काल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में कोरोना काल का जो ख्याल है वो यहां पर नहीं रखा जा रहा है। छठी और आखिरी तस्वीर की यहां पर बात कर लेते हैं। राजधानी मुंबई से कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के तोड़फोड़ वाले केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। पूर्व आईएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा है। एसआईटी ने सुमेध सिंह सैनी को भेजे गए नोटिस में कहा कि वे 23 सितंबर को 11 बजे थाना मटौर में स्पेशल जांच टीम के सामने पेश हों। जांच टीम के एक अफसर ने यह बताया कि पुलिस जब सैनी के घर नोटिस देने के लिए गई तो वह घर में मौजूद नहीं था, इसीलिए नोटिस सैनी के सेक्टर 20 चंडीगढ़ स्थित घर के बाहर चस्पा कर दिया गया। नोटिस की कॉपी सुमेध सैनी के वकीलों को भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इससे संबंधी सुमेध सैनी के वकील द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई गई आरजी रोक में कहा गया था कि सुमेध सैनी को धारा 364, 201, 330, 344, 219, 120 बी और 302 के तहत दर्ज मामले में अगले निर्देशों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और पंजाब सरकार को इस संबंध में 3 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने और चौथे हफ्ते में सुमेध सैनी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में 15 अक्टूबर से 4 हफ्तों के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो पूर्व आईएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने के मामले में और उनकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद आरोपी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा है। एसआईटी ने सुमेध सिंह सैनी को भेजे गए नोटिस में कहा है कि वे 23 सितंबर को 11 बजे स्पेशल जांच टीम के सामने पेश हों और जांच टीम के एक अफसर ने यह बताया कि पुलिस जब सैनी के घर नोटिस देने के लिए गई तो वे घर पर मौजूद नहीं थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, पंजाब में आतंकवादी जिस पुलिस अफसर के सामने कांपते थे, जिनके नाम से कांपते थे, और अब उनको एसआईटी का नोटिस भेजा गया है पंजाब के पूर्व डीजीपी को, तमाम जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से वो खुद पंजाब पुलिस से
छुपते फिर रहे हैं। मोहाली पुलिस ने अब पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को नोटिस भेजा है और आज एसआईटी के सामने पेश होने को कहा है। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे, किस तरह से, क्या लगता है, घेरने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल लक्की, देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से सुमेध सिंह सैनी जो हैं वो कहीं ना कहीं बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन उसमें यह कंडीशन ज़रूर शामिल की गई कि सुमेध सिंह सैनी जो है पुलिस द्वारा की जा रही इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और आज उनसे वही पूछताछ होनी है। 11 बजे उनको मटोर थाना पुलिस जो मोहाली में है वहाँ पर तलब किया गया है, समन भेजकर उनको तलब किया गया है। हालांकि सुमेध सिंह सैनी जो है वो घर पर एसआईटी की टीम को नहीं मिले, जिसके बाद जो समन की कॉपी थी वो उनके घर पर चिपका दी गई है। इसके अलावा उनके जो वकील हैं उनको भी समन की कॉपी दे दी गई है ताकि सुमेध सिंह सैनी जो हैं वो जांच का हिस्सा बनते हुए नजर आए। सीधे तौर पर इसमें कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ करना चाहती है एसआईटी कि जो भी गवाह, यानी जो इस वक्त अप्रूवल बने हैं, सरकारी गवाह बने हैं, वो जो भी आरोप सैनी के ऊपर लगा रहे हैं, जिस तरह की वो गवाही दे रहे हैं कि सब कुछ सैनी के कहने पर हुआ था। अगर हम बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण की बात करें तो किस तरह से उसको मोहाली के घर से उठाया गया, इसके बाद किस तरह से उसको चंडीगढ़ सेक्टर 11 और फिर सेक्टर 15 थाने लाया गया, जहां पर उसके साथ कह सकते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। उसके बाद किस तरह से उसकी मौत हुई, किस तरह से उसकी जो शव है उसको खुर्द-बुर्द किया गया और उसके बाद ये दर्शाने की कोशिश की गई कि पंजाब के एक पुलिस स्टेशन से बलवंत सिंह मुल्तानी ने भागने की कोशिश की, जिस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो उसको रिकवर फिलहाल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इसके तार धीरे धीरे करके जो सैनी के साथ उस वक्त पुलिसकर्मी कार्यरत थे, जो ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने ही खोलते हुए शुरू कर दिए। तो ऐसे में सैनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन आज 11 बजे उनको तलब किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि आज 11 बजे क्या सैनी मटोर थाना में पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो हिस्सा बनते हैं तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से कहीं ना कहीं तथ्य जुटाने का प्रयास एसआईटी करती नजर आएगी कि आखिर क्यों सैनी को उठाया गया, किस वक्त उठाया गया, या फिर सैनी ने क्यों बलवंत सिंह मुल्तानी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, उस समय जो वेपन इस्तेमाल किए गए थे उनका क्या किया गया। यानी बहुत से सवाल हैं, एक बड़ी लिस्ट जो है एसआईटी ने बनाई हुई है सैनी से सवाल करने के लिए। लेकिन एसआईटी ने जिस तरह से आज पेश होने के आदेश तो दे दिए, पुलिस के सामने अगर पेश होते हैं। बात करें यहां पर, इसी साल मई महीने में मोहाली पुलिस ने बलवंत सिंह मुल्तानी के जो भाई हैं उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। तकरीबन 29 साल पुराने केस में एसआईटी पूर्व डीजीपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करती है, वो नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि 29 साल के बाद आखिर एफआईआर क्यों? देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें लकी, तो ये पूरा मामला जो है ये पहले भी सीबीआई की दहलीज तक पहुंच चुका है और वहां से इस मामले को क्वैश कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से बलवंत सिंह मुल्तानी का परिवार जो है न्याय के इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। पहले जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे वो अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए और उसके बाद उनकी जब मौत हो गई तो पलविंदर सिंह जो बलवंत सिंह मुल्तानी का भाई था वो इंसाफ की गुहार लगाकर कभी किसी पुलिस स्टेशन में धक्के खा रहा था, कभी किसी कोर्ट हाउस में जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से मटोर पुलिस स्टेशन ने री इन्वेस्टिगेशन की, मामला दर्ज किया, पहले अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, उसके बाद कोर्ट के निर्देशों के ऊपर इसमें धारा 302 को भी ऐड कर लिया गया। हालांकि यहाँ पर सैनी को एक और तगड़ा झटका जो है वो कोर्ट से ये भी मिलता हुआ नजर आया कि सैनी को जो पहला मामला था, यानी जो पहले एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें केवल 354 की धारा को सम्मिलित किया गया था, उस मामले में तो सैनी को जमानत मिल चुकी थी। लेकिन जब 302 इस मामले में ऐड की गई तो उसमें जमानत नहीं थी। तो इसी वजह से जो पिछला ऑर्डर था कोर्ट का, उसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो पुलिस है वो चुनौती देती हुई नजर आई और उसमें भी सैनी को नोटिस जारी हो चुका है। 3 नवंबर को इस मामले में भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अगर वहां से सैनी को झटका लगता है तो फिर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत ज़रूर है क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा सैनी जिस तरह से बनते हुए नजर आएंगे और आज उनसे पूछताछ हो सकती है तो उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एसआईटी जो है काफ़ी संजीदगी से इस मामले में अब जांच करती हुई नजर आ रही है और उम्मीद बनती नजर आ रही है जो परिवार 29 साल से न्याय के लिए गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा था। जी विनीत, जिस तरह से सैनी के वकीलों की अगर बात करें तो उनका आरोप है
कि जो कैप्टन सरकार है राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है और सैनिक को 29 साल पुराने केस में खामखा उलझाया जा रहा है। क्या लगता है, क्या कट्टरपंथी वोट बैंक को खुश करने की कोशिश हो रही है? जिस तरह से 23 को यानी कि आज एसआईटी के सामने पेश होने का नोटिस भेजा गया, यह कहीं राजनीतिक बदला तो नजर नहीं आता। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम सैनी की बात करें तो ज़रूर सैनी जो कोर्ट में पटिशन फाइल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला सरकार जो है द्वेष की भावना से काम कर रही है। ये भी वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस मामले की पुलिस जो है वो सरकार के दबाव के चलते फेयर जांच नहीं कर सकती। इस वजह से इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए। पहले भी इस मामले की जाँच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में FIR जो है वो क्वैश हो चुकी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर सैनी को वहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जिस तरह से कैप्टन सरकार इस मामले को लेकर संजीदा है, पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा है, तो ज़रूर इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला सैनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सैनी ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें सैनी जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष खड़े होते हुए नजर आए थे। चाहे उसमें हम लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले की बात करें, चाहे उसमें हम अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले की बात करें, तो ऐसे में ज़रूर सैनी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर द्वेष की भावना से काम करने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से गवाहों की गवाही हुई है और कोर्ट के अंदर जो गवाही हुई है, 164 के जो बयान हो चुके हैं गवाहों के, चाहे उसमें हम जगीर सिंह की बात करें, चाहे उसमें हम कुलदीप की बात करें, तो वो स्पष्ट कह चुके हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में ज़रूर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बदले की भावना से भी काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो गवाह गवाही दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं बलवंत सिंह मुल्तानी के साथ कुछ तो गलत हुआ था। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो उसका परिवार है 29 साल से इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं उनको आस बजती हुई नजर आ रही है कि उन्हें इंसाफ कोर्ट से मिल सकता है। इसी वजह से लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन का दौर भी सरगर्म है। एसआईटी भी संजीदगी से जांच कर रही है। हालांकि पहले एसआईटी का ये प्रयास था कि सैनी को एंटीसिपेटरी बेल मिलने से पहले पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब जिस तरह से सैनी को 4 हफ्ते की जो कहीं ना कहीं राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सैनी को ज्वाइन करनी होगी। ये कंडीशन उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट करता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसे में आज उसी कंडीशन के तहत समन भेजा गया था। समन भेजकर तलब किया गया है कि आज आप 11 बजे मटोर थाना पहुंचे, आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं, बहुत से तथ्य हैं जो आपसे जुटाने की ज़रूरत है, ताकि इस मामले में जब चालान पेश हो तो उसमें जो प्रॉपर तथ्य हैं, उस मामले में जो प्रॉपर कह सकते हैं कि सैनी का जो हलफनामा है या फिर उनका जो बयान होगा उसको भी पेश किया जा सके, जिसके आधार पर सैनी जो है आने वाले दिनों में ट्रायल फेस कर सके। तो ऐसे में ज़रूर आज का दिन अहम है इस मामले के लिए, क्योंकि 11 बजे अगर सैनी पहुंचते हैं तो कितने सवाल उनसे पूछे जाएंगे, कितनी देर उनको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, कितनी देर की इन्वेस्टिगेशन होगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो सुमित सिंह सैनी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं घेरने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है और इसी बाबत इनको ये नोटिस जो है वो जारी किया गया। देखना होगा कि आखिर 11 बजे क्या ये पेश होते हैं या नहीं। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी षणमुगम 2 दिन से गायब हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी को पत्र लिखकर उनके अपहरण की आशंका जताई है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में बताया कि वी षणमुगम वर्तमान में उनके विभाग में अपर सचिव एवं निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, जो कि 20 सितंबर से गायब हैं। उनका फोन भी बंद है। कई बार संपर्क करने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। आर्य के अनुसार या तो किसी ने उनका अपहरण कर लिया है या फिर वे खुद ही भूमिगत हो गए हैं। उनका कहना है कि विभाग में मानव संसाधन आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें घोर अनियमितता और धांधली सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो खुद ही भूमिगत हो गए हों। उन्होंने पुलिस से आईएएस की तलाश करने के लिए कहा है। तो उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के जो निदेशक है वी षणमुगम 2 दिन से गायब बताए जा रहे हैं और इनकी अपहरण की जो आशंका है वो भी जताई जा रही है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी को पत्र लिखा है
और उसमें उन्होंने अपहरण की आशंका जताई है। और देहरादून से इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी षणमुगम 2 दिन से गायब हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी को पत्र लिखकर उनके अपहरण की आशंका जताई है। क्या कुछ जानकारी है? क्या उनसे किसी तरह का कोई जो संपर्क है वो किया जा रहा है और संपर्क नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल लोकेश, लगातार जिस तरीके से ये जो मामला है आउटसोर्सिंग मामला ऊपर नजर आ रहा है, और ऐसे में रेखा आर्य जो महिला बाल विकास मंत्री है, उन्होंने डीआईजी को एक तहरीर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महिला बाल विकास आपूर्ति के लिए जो आईएएस है वो कहीं ना कहीं 20 तारीख से 20 सितंबर से गायब है, और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपहरण की आशंका जताते हुए कहा है। साथ ही उन्होंने इस विभागीय कार्रवाई को लेकर उनको समक्ष पेश करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद से वो 20 सितंबर दी गई है। माना जा सकता है एक बड़ा गड़बड़ झाला इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिला बाल विकास आपूर्ति के लिए आउटसोर्सिंग एवं एजेंसी टेंडर प्रक्रिया की गड़बड़ झाला को लेकर जो 20 षणमुगम अपर सचिव और निदेशक हैं उनको तलब करने की बात की जा रही थी। वो 20 सितंबर से गायब थे और उन्होंने बताया था कि वो जहां पर सचिवालय में कोरोना का जो संक्रमण फैला था, जिसके बाद से उन्होंने कहा था कि वो क्वारंटीन में, लेकिन क्वारंटीन के बावजूद ना उनका मोबाइल बंद है और तमाम जो संपर्क करने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं संपर्क नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर ये तहरीर दी गई है। इसमें माना जा सकता है क्योंकि विधानसभा का सत्र है और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 300 ऐसे कार्मिक हैं जिनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 15 सितंबर को उनकी नौकरियां जा चुकी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग की तरफ से ये कार्रवाई गलत ठहराई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के समय में किसी भी कार्मिक को ना निकालने की बात केंद्र सरकार से की गई थी। ऐसे में 15 सितंबर को उनकी विभागीय कार्रवाई करते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। ये कर्मचारी विभाग के आउटसोर्सिंग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर हो या महिला शक्ति के केंद्र हो या फिर पीएम मातृ वंदना योजना और तमाम योजनाओं के तहत वो काम कर रहे, तो बड़ी बड़ी लगन से उन्होंने काम किया था। तकरीबन 6 महीनों से उन्हें काम नहीं मिला था। ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में ये मामला उठाया जाता है, जिसको लेकर अपर सचिव को तलब करने के लिए महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा था, एक पत्र भी लिखा था, उसके बाद भी वो समक्ष नहीं पहुंचे, जिसको लेकर आज डीआईजी को उन्होंने एक तहरीर सौंपी है। जी प्रतीक, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वे जानबूझकर भूमिगत हो गए हों? क्या इसकी जांच की जा रही है? क्या इस मामले में एसएसपी की जो प्रतिक्रिया है वो भी अब तक किसी तरह की सामने आई है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दूं, जो महिला बाल विकास आपूर्ति के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी टेंडर्स का जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये आईएएस अपने आप को बचते फिरते नजर आ रहे हैं, तमाम सवालों के घेरे में नजर आते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर अपहरण की आशंका के साथ कहीं ना कहीं रेखा आर्य ने ये भी साफ किया है वो भूमिगत अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाए हुए हैं, तो वो समक्ष सामने पेश आए, क्योंकि मामले लगातार जिस तरीके से कांग्रेस उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये मंत्री रेखा आर्य के लिए भी सवाली निशान बनता नजर आ रहा है। ऐसे में एक वक्तव्य जो विधानसभा सत्र में उनको देना है उसको लेकर पूरी फाइलें समक्ष करने के लिए आईएएस को कहा गया था, लेकिन आईएएस ना ही वो पहुंचे हैं, ना ही कहीं फोन उठाते नजर आ रहे हैं, ना कहीं कोई से संपर्क है। तो बचने के लिए ये कहीं ना कहीं ये अपनी प्रक्रिया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सवाल इस पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 380 जो कर्मचारी है उनकी भी बेचैनी लगातार बढ़ी जा रही है, क्योंकि कोरोना काल की स्थितियों में महिला बाल विकास के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी लगन के साथ काम कर रहे थे और उनको उनकी शिकायत ये भी नजर आती हुई दिखी थी, उनकी जो वेतन है उनका वेतन 6 महीना का नहीं मिला था, साथ ही में 18% जीएसटी भी उनके वेतन से काटी जा रही थी। जी प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने तमाम ये जानकारी दी, विभाग में मानव संसाधन आपूर्ति के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया चल रही थी इसमें घोर अनियमितता और धांधली जो है वो लगातार सामने आ रही थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसी स्थिति से बचने के लिए आईएएस अधिकारी जो हैं खुद भूमिगत हो गए हों? और जिस तरह से उत्तराखंड के ये आईएएस तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है उत्तराखंड छोड़कर ये तमिलनाडु जा चुके हों? बिल्कुल लोकेश, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर इस पत्र में लिखा है और डीआईजी को जो तहरीर सौंपी उसमें कहीं ना कहीं बचते हुए नजर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि ये केरल के हैं
लेकिन डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एक साफ तौर पर ये भी कहते नजर आए हैं कि उन्होंने पुलिस अधिकारी को ये जांच सौंपी है, इस जांच की गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। और उनकी तरफ से भी एक सवाल ये भी सामने नजर आता है, सूत्रों की जानकारी के मुताबिक अगर जाना जाए तो ये बताया जा सकता है कि वो क्वारंटीन है। अब ऐसे में अगर क्वारंटीन है तो वो कहीं ना कहीं फोन पे भी बात कर सकते हैं या फिर तमाम तरह से संपर्क कहीं ना कहीं मंत्री से कर सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि समक्ष पेश आए और जो भी कागजात हैं वो समक्ष सामने रखे हैं, क्योंकि ये सारे कागजात समक्ष रखने के बाद विधानसभा का सत्र था, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना वक्तव्य दे सकते थे। तो सवाल तमाम सारे हैं। ऐसे में अगर वो केरल जाते तो कहीं ना कहीं उनकी संदिग्धता और भी नजर आ रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य मंत्री रेखा आर्य जो है लगातार उनसे संपर्क कर रही हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 15 महीने चली कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब 22 विधायक बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। ये 28 सीटें पार्टी के साथ प्रत्याशियों का भविष्य तय करने वाली हैं। दोनों ही पार्टियों ने जनता के बीच पैच बनाने के लिए प्रत्याशियों की जोड़ तोड़ करने के साथ साथ प्रचार प्रसार और जनसंपर्क शुरू कर दिया है। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी सीटों पर रोज शिलान्यास और विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। और इस चुनाव में किसान कर्ज माफी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं बिकाऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को जनता भरोसे के तराजू में तोलने का काम भी कर रही है। किस सीट पर कौन चुनाव जीतेगा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 15 महीने चली कमलनाथ सरकार गिर गई थी और अब 22 विधायक बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये जो चुनाव हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है। क्या लगता है कौन बचाएगा अपना किला, कौन करेगा सेंधमारी, किसके लिए चुनौती है और किसको मशक्कत करनी पड़ सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 14 साल राज्य की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद जैसे ही कमलनाथ की सरकार बनी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आई, लगभग 15 महीने की सरकार चली। उसके तुरंत बाद ही सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने से सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद ये स्थिति बनी मध्य प्रदेश के सामने की फिर से उपचुनाव जब सामने आए हैं तो क्योंकि जो सिंधिया समर्थक 22 विधायक थे बीजेपी की तरफ से, वही टिकट उनको दिया जा रहा है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की हम बात करें, जो कांग्रेस में जो पुराने लोग थे वो, और साथ में कुछ दल बदल के कांग्रेस में भी आए हैं, कुछ बीएसपी से आए हैं, सपा से आए हैं, बाकी कुछ बीजेपी के जो नाराज उम्मीदवार थे वो बीजेपी में आके शामिल हो गए हैं। इस तरह से कंटिन्यू समीकरण बदल रहे हैं मध्य प्रदेश के। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस से 22 विधायक बीजेपी में आए हैं वो एक तरह से नई नवेली बहुएं हैं। कब तक वो अपने ससुराल में किस तरह से सामंजस्य बना पाएंगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, रोज लोग इधर से उधर हो रहे हैं और सबकी अपनी अपनी रणनीति चल रही है। एक और जहाँ बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा सांसद हैं, ये लोग स्टार प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। रोज कई रैलियां हो रही हैं, भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास हो रहे हैं, विकास कार्यों की नई सौगात दी जा रही है जनता को। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जो पूर्व मंत्री हैं वो कंटिन्यू बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। उनके जो टीम है, उनके जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो लगातार यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का, बेरोजगारी का,
कुछ समय पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तल के ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ मध्य प्रदेश में कोई रोजगार नहीं है। केंद्र सरकार तो ने या संदीप, प्रदेश जिस सरकार तरह ने- से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से उपचुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और तमाम अपनी रणनीति को यहां पर शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर तो जारी है और प्रदेश में उपचुनाव से पहले यहां पर प्रशासनिक सर्जरी जो है वो भी तेज हो चुकी है। भोपाल से 4 और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया और इसके पहले सोमवार की अगर बात करें तो 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। क्या लगता है, चुनाव आते ही प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों में तेजी आ चुकी है? यदि हम प्रशासनिक इसकी बात करें तो लगातार यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। आईएएस, कई सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट बदले जा चुके हैं। इनफैक्ट सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों के भी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर हुए हैं। इस पे पहले भी शिवराज सरकार, जब कमलनाथ की सरकार थी, तब शिवराज जी आरोप लगाते थे कि तबादला उद्योग चला रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस की सरकार में तबादला उद्योग चल रहा है और अब वही मंजर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जिस दिन से शिवराज सरकार बनी है उस दिन से कंटिन्यू यहाँ मध्य प्रदेश में तबादले किए जा रहे हैं और अब जब आचार संहिता बिल्कुल लगने वाली है, लगभग 1 हफ्ते में लग जाएगी आचार संहिता यहाँ भोपाल में या मध्य प्रदेश में, तब भी कंटिन्यू ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रशासनिक कसावट। संदीप, जिस तरह से आपने ये बात कही कि स्टार प्रचारक की एक आपने बात कही, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का जो सारा दारोमदार है नई टीम पर लेने वाला है और इस नई टीम में पिछड़े और आरक्षित वर्ग के नेताओं की भरमार है। क्या लगता है, इस तरह से कांग्रेस उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या जाति का सहारा भी ले रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी समीकरण कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि कई बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ उन्हीं के जाति, उनके समाज या कई बार तो परिवार के लोगों को ही कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। जैसे डबरा विधानसभा सीट है, वहाँ महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं के समधी को उनके सामने खड़ा कर दिया है। तो इस तरह की चुनौतियां भी मिल रही हैं। सुरजी विधानसभा है, सुरजी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनके खिलाफ पारुल साहू को खड़ा किया है जो बीजेपी से ही आई हैं। तो इस तरह से कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। आपने स्टार प्रचारक की बात की तो यहाँ इस तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने कमलनाथ का एक चेहरा सामने रखा है। इसके साथ साथ सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को भी उतारने का काम किया है। बहुत जल्द मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी अपनी चुनावी रैलियां और तो सभाएं कांग्रेस करेंगे। भी अपनी रणनीति में जुट चुकी है और लगातार जो मुद्दे हैं उनको भी उठाया जा रहा है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में कोरोना काल का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सत्तारूढ़ पार्टियां जब जनसंपर्क अभियान चला रही होती है तब सरकारी नुमाइंदे कुंभकर्णी नींद में होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी से अलग राजनीतिक पार्टी अपना जनसंपर्क अभियान चलाती है,
उन पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने का आरोप लगाकर उन पार्टी नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा में 2 बार की विजयी रही विधायक मुन्नी देवी के आम सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। शाहपुर विधानसभा के दामोदरपुर में एक आम सभा रखी गई थी। उस आम सभा में शक्ति प्रदर्शन को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा की गई। सैकड़ों वाहन इस आम सभा में ले जाए गए। बीजेपी के इस बैठक में नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं आपको बताते चले कि बड़हरा विधानसभा में जन अधिकार पार्टी ने अपने कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली थी, तो सरकार ने इनके खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सहित 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली और इस पर बड़हरा विधानसभा के प्रत्याशी ने आवाज उठाई है। देखिए, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि और अन्य पार्टियों पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया जाता है। क्योंकि जो मालूम है सबको कि जो लोग सरकार में हैं तनाशाह रवैया अपना रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन एकदम खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आकर आरा में कार्यक्रम करके चले जाते हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं। वही शाहपुर में भी दामोदरपुर गांव है, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, हजारों की भीड़ होती है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी, लेकिन उन नेताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी क्योंकि वो सरकार में हैं। जदयू के लोग कायम नगर में करते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा क्योंकि वो भी सरकार में हैं और कहीं ना कहीं भेदभाव की चल रही बात। जी, निश्चित तौर पर ये भेदभाव है। जन अधिकार पार्टी की लोकप्रियता बढ़ते देख इन लोगों का जो मस्तिष्क है वो काम नहीं कर रहा है। अब ये लोग विरोधी दल है, जितने क्या बोलते हैं सरकार में नेतागण हैं लोग, सब लोग जन अधिकार पार्टी को अस्तित्व को मिटाना चाहता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जन अधिकार पार्टी का कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। कभी केस और जेल से ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे हौसला नहीं टूटेगा, हौसला और बुलंद होगा निश्चित तौर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से इस वक्त हमारे संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक पार्टी को कोरोना का डर नहीं है और जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आपको बताते चले कि अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पे कोरोना काल को देखते हुए निर्देश सरकार को जारी किया था कि चुनाव की जब भी आम सभा करेंगे या संपर्क करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, तो उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें लागू है। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टी अपने जब जन आधार को लेकर के जब अपने जनसंपर्क करना शुरू कर दिए, तो उस स्थिति में सभी के लिए नियम बराबर की होनी चाहिए थी। अब आप देख लीजिए, जदयू की जब कार्यक्रम था यहाँ कोयलूर की कायम नगर में, भोजपुर के कायम नगर में, तो वहां पर भी काफी मात्रा में लोगों की भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में लोग थे, जदयू कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन किसी भी तरीके को उन काफिला पर किसी तरह कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आचार संहिता पर उल्लंघन की जो धारा लगनी चाहिए थी उन लोगों पर नहीं लगाई थी। फिर उसके बाद भाजपा का कार्यक्रम था शाहपुर के दामोदरपुर में, जहां पर हजारों की भीड़ वहां मौजूद था और वहां पर भी जिस तरीके से भीड़ देखने को मिला है, वहां पर भी किसी तरह के कानून वहां पर दिखाई नहीं दिया। उल्लंघन होते हुए नजर आ रहे थे, हजारों की संख्या में थे, सभी एक दूसरे के संपर्क में दिखाई दे रहे थे। कोई भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, खास करके सारे लोगों को मास्क होने चाहिए थे चेहरे पे, लेकिन ये सारे जो कोरोना काल में जो नियमावली बनाई गई थी, सारे कोरोना गाइडलाइन का जिस तरह से पालन नहीं किया गया मिथिलेश, अगर हम बात करें यहां पर जन अधिकार पार्टी की, तो उन्होंने भी निशाना साधा है। यहां यह सवाल तो उठता है कि जब पूरा देश लगातार कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में यह खतरनाक लापरवाही आखिर क्यों? और जो प्रशासन है, क्या मूक दर्शक बना बैठा है? देखिए, सीधे तौर पे आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी हो चुकी है।
यहाँ पे सीधे सत्तारूढ़ पार्टी की बातें सीधे कहे जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार को लेकर के उन्हें छूट देने की बात सीधे तौर पर चार नेताओं ने आरोप लगा दिया। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि बीते दिनों जब बड़हरा क्षेत्र में जाप ने अपनी प्रदर्शन कर रहे थे, पप्पू यादव खुद यहाँ मौजूद थे, काफी संख्या में था, लेकिन कानून की झंडा उन पर चला और 7 लोगों पर, खास करके जो जाप के जो सुप्रीमो है पप्पू यादव, उनके ऊपर में भी और उनके अलावा वहाँ के जो प्रत्याशी उनके ऊपर में भी कानूनी डंडा चलाते हुए प्रत्याशी पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अब इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कानून इसी लोगों के लिए है या राजनीतिक पार्टी में जो लोग मौजूद है, जो सत्तारूढ़ पार्टी से अलग है, राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों के लिए कानून है या कानून उन सभी के लिए बराबर है जो सत्तारूढ़ पार्टी में भी मौजूद है। जब ऐसी स्थितियां थी तो इन्होंने ही जदयू की जो कार्यक्रम था उसमें उन लोगों को कानून के उल्लंघन के लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का उनके पास ट्राई थी, क्यों नहीं मास्क लगाने की बातें कही थी, क्यों नहीं दामोदरपुर में जब मुन्नी देवी 2 बार विजयी हुई है वहां पर जो कार्यक्रम उन्होंने रखा था, तो क्यों नहीं वहां पर भी इस तरह की कानूनी की बात कही थी। तो कानून की उल्लंघन करने वाले सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के बाहर के लोग भी शामिल होंगे या सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर में भी ये कानून की पजामा पहनानी पड़ेगी। तो इन तमाम बातों को लेकर के जाप के नेताओं ने आप सीधे तौर पे सामने से उन्होंने आप रौंदना शुरू कर दिए हैं। सीधे तौर पे वक्त युद्ध अब जारी हो चुका है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बयानबाजी की है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, वे लोग अपने कानून की उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जब अपने जनसंपर्क में जा रहे हैं तो वे सारे लोग अब हमारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की बात जब आती है तो कानून हो जाता है, तो करनी नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे ही अलग राजनीतिक पार्टी जो अलग अलग गठबंधन की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों की जब पार्टी की बात आती है तो सीधे तौर पे कानूनी डंडा चल जाया करता है। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां इस तरह की हिमाकत कैसे कर सकती हैं, आज हर किसी के जहन में यह सवाल तो उठता है। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वायु मार्ग से सभी प्रमुख शहर जुड़े हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ शहर ऐसे हैं जो अभी तक वायु सेवा से नहीं जुड़ पाए। 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ का जगदलपुर विमान सेवा से जुड़ गया और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री हरविंदर सिंह से मांग की है कि बिलासपुर को भी विमान सेवा से जोड़ा जाए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है और इसके साथ ही इसे संस्कार धानी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला के लिए भी इसे जाना जाता है और काफी समय से बिलासपुर के लिए सीधी फ्लाइट की मांग जो है वो भी की जा रही है। जगदलपुर से विमान सेवाएं शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस की सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। बस्तर के आदिवासी अंचल को अब विमान की सुविधा भी मिलेगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है, न्यायधानी है। बहुत सारे लोगों को न्याय के कारण भी वहां आना जाना पड़ता है। रेलवे का जोन है। बिलासपुर से भी रायपुर को और अन्य बड़े शहरों को जोड़ने की मांग लगातार उठ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस पार्टी बिलासपुर से भी विमान सुविधाएं शुरू करने की मांग दोहराती है और यह हमारा मानना है कि यह छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वायु मार्ग से सभी प्रमुख शहर इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो अभी तक वायु सेवा से नहीं जुड़ पाए हैं। आपको बता दें, 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ का जगदलपुर भी विमान सेवा से जुड़ गया और इसके साथ अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री से यह मांग की है कि बिलासपुर को भी विमान सेवा से जोड़ा जाए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है और इसके साथ ही इसे संस्कार धानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला के लिए भी इसे जाना जाता है और काफी समय से बिलासपुर के लिए सीधी फ्लाइट की लगातार मांग जो है वो भी की जा रही है और इसी बाबत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरविंदर सिंह से ये मांग की है कि बिलासपुर को भी विमान सेवा से अब जोड़ा जाए। तो बिलासपुर के लिए हवाई सेवा की मांग की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। केंद्रीय विमानन मंत्री
हरविंदर सिंह से यह मांग की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जरीन सिद्दीकी लाइव जुड़ चुके हैं। जरीन, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और प्रमुख शहर जगदलपुर से हैदराबाद तक के लिए विमान सेवा जो है वो शुरू होने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अन्य शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की जो मांग है उसे उठाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इस बाबत पत्र भी लिखा है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जरीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वायु मार्ग से सभी प्रमुख शहर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो वायु सेवा से नहीं जुड़ पाए हैं। हाल ही में 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ का जगदलपुर विमान सेवा से जुड़ गया और इसके साथ अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री हरविंदर सिंह से यह मांग की है कि बिलासपुर को भी इस सेवा से जोड़ा जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय विमानन मंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है और बिलासपुर के लिए हवाई सेवा की यह मांग की गई है। तमाम अपडेट आपसे चाहेंगे। जी लोकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि और बीच में इससे पहले 25 जून 2018 को भी घोषणा हुई थी कि एयर उड़ीसा की फ्लाइट चलेगी बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, विशाखापट्टनम सारे रूट को कवर करेगी। अब ये जो 21 तारीख को जो फ्लाइट शुरू हुई है जगदलपुर की, उसके बाद लोगों में उम्मीद जागी है कि और बिलासपुर को भी जोड़ा जाए। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में इस मामले में एक PIL भी दाखिल की जा चुकी है पूर्व में भी, ताकि हाईकोर्ट को जोड़ा जाए। क्योंकि बिलासपुर के रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर बिलासपुर ही है, तो वहाँ के लिए कोई सीधी हवाई सेवा नहीं होने से एक तरह से वंचित रह जा रहे हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट और व्यापारी लोग आके इस तरह छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उसके लिए काफी टाइम लगता है, तो काफी दिनों से मांग की जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है कि जल्द से जल्द बिलासपुर के लिए भी सीधी सेवा शुरू की जाए। आपको जरीन, जिस तरह से आपने जगदलपुर की यहाँ पर बात की थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से केंद्रीय विमानन मंत्री हैं उनको धन्यवाद भी किया है जिस तरह से वो सेवा उन्होंने शुरू की। अगर यहां पर हम बिलासपुर की बात कर लें तो बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो साथ ही क्या देश की जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, व्यवसाय है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं, वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी बिलासपुर के बाद? जी बिल्कुल लोकेश जी, निश्चित तौर पे सारी चीजें बढ़ेगी, क्योंकि बिलासपुर न्यायधानी भी कहा जाता है, संस्कारधानी भी कहा जाता है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो काफी संभावना है और वहाँ एक तरह से काफी बड़े उद्योग भी बिलासपुर जिले में ही मौजूद है, चाहे वो बाल्को हो, कई फैक्ट्रियां हैं, स्पंज आयरन की कंपनियां हैं। तो एयर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनको काफी लंबा सफर तय करके आना पड़ता है। अब एयर कनेक्टिविटी होने के बाद जो पर्यटन है वो भी बिलासपुर को एक्सप्लोर कर सकेंगे। काफी देखने लायक वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है जो अभी तक अनछुआ है। और इसी बाबत केंद्रीय विमानन मंत्री हरविंदर सिंह से मुख्यमंत्री द्वारा यह मांग की गई है। धन्यवाद जरीन तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत के दफ्तर पर BMC के तोड़फोड़ वाले केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई हुई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया। इस केस की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कंगना रनौत और बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी के बीच की लड़ाई अब बॉम्बे हाईकोर्ट में है। कंगना रनौत ने इस केस में अपनी याचिका में संजय राउत और बीएमसी वार्ड ऑफिसर को प्रतिवादी बनाने की मांग की थी। कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की, तो वहीं बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसीलिए अभिनेत्री की याचिका खारिज करके उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। आपको बता दें, बीएमसी ने कंगना के कार्यालय के कई हिस्सों को अवैध निर्माण बताते हुए इसी महीने 9 सितंबर को तोड़ दिया था। हाईकोर्ट में कंगना की ओर से याचिका दायर कर बीएमसी की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कंगना को राहत देते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि कंगना का दावा है कि जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई तब तक बीएमसी ने कार्यालय का 40% नुकसान कर दिया था। इसमें कई कीमती संपत्ति शामिल है, इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। तो कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के तोड़फोड़ वाले केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई और आज एक बार फिर से सुनवाई की जानी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के केस में संजय राउत को भी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता को भी पार्टी बनाया है, तो वहीं ऑफिस को तोड़ने वाले जो अफसर हैं उन्हें भी पार्टी बनाया गया है। आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है? जी लोकेश, देखिए जिस तरह से कंगना रनौत तोड़ दिया गया तो कंगना रनौत ने कहा कि ये पूरा मामला जो है जाति तौर पे किया गया है, दुश्मनी के चलते किया गया है और जानबूझ के किया गया है। वहीं जिस तरह से शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सामना के जरिए कंगना को ये कहा था कि उखाड़ दिया है, उखाड़ देंगे, उसको कंगना रनौत ने जो कोर्ट में पेश करते हुए याचिका में ये कहा है कि संजय राउत ने उनको इस माध्यम से उनको धमकी दी है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से उनको कंगना रनौत ने याचिका दी थी, याचिका को जो है माननीय कोर्ट में ध्यान में लेते हुए संजय राउत को जो है पार्टी बनाने का जो है आदेश दे दिया। वहीं बीएमसी के उन अधिकारी जो लाते जो तोड़क कार्रवाई के दौरान पूरा संचालन कर रहे थे, उनको भी जो है कहीं न कहीं पार्टी बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर अब जो है संजय राउत और बीएमसी के उन अधिकारियों को भी कोर्ट के सामने पेश होना होगा। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि कंगना रनौत ने ये उन्हें चैलेंज किया था कि उखाड़ कर दिखाओ, और उसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ये लिखा था कि उखाड़ कर रख दिया, और बीएमसी ने अपने जवाब में ये दावा किया था कि कंगना की जो याचिका है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर कंगना पर जुर्माना लगाना चाहिए। और कंगना ने तो बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। क्या लगता है, लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कंगना के ऑफिस पर, अब जो बुलडोजर चला उस पर उद्धव सरकार को क्या ये अब महंगा पड़ सकता है? लोकेश, देखिए जिस तरह से बीएमसी ने उद्धव ठाकरे के इशारे पर जो है कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा था, कोर्ट में जो है याचिका चली गई। याचिका में साफ तौर पे कहा गया था कि जो बीएमसी ने थोड़ा कार्रवाई की गई है वो जाति तौर पे की है, इसलिए कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके प्रति उत्तर में बीएमसी ने ये कहा है कि अगर इस तरह से कंगना रनौत 2 करोड़ की मांग करती है तो ये कहीं न कहीं जो है जो सरकारी आदेश के पालन का उल्लंघन हुआ। ऐसे में कंगना रनौत के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और जुर्माना लगाया जाए। तो जाहिर तौर पर मनपा की जो है हालात जिस तरह से है वो तो है ही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार की जो फर्जियत कहीं कहीं बनने वाली है, क्योंकि संजय राउत को भी अब पार्टी बनाने का माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सत्यप्रकाश, जिस तरह से शिवसेना नेता संजय राउत को पार्टी बनाया गया है, क्या संजय राउत की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, या फिर अगर हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें तो क्या उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, संजय राउत को पार्टी बनाने के बाद संजय राउत ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी कितनी जो है शिकायतें होती है जिसका हम सामना करते हैं। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सामना करना उनके लिए
एक आम बात है और वो करेंगे और वो कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी से ये साफ तौर पर पूछा था कि क्या आपने 2012 के जो सर्कुलर लागू करते हुए थोड़ा कार्रवाई की थी, उसकी वजह क्या थी। दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 2012 का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 24 घंटे में तोड़ा कार्रवाई तभी की जाती है जब किसी के जान माल का खतरा हो या उसमें रहने वाले व्यक्ति विशेष की जान का खतरा हो। तो कोर्ट ने पूछा था बीएमसी से कि क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसा शख्स है जिसके जान का खतरा है, जो मात्र 24 घंटे के अंदर नोटिस दे के आपने तोड़ा कार्रवाई कर दी। तो तमाम चीजें हैं। और दूसरी तरफ कंगना रनौत तो अपने प्रत्युत्तर में ये भी कहा था कि जो उसके स्ट्रक्चर को जो बनाने वाले थे, मतलब जो आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्ट को लेकर उन्होंने 7 दिन का मोहलत दिया था उत्तर देने के लिए, लेकिन कंगना रनौत को मात्र 24 घंटे का जो है नोटिस देने के बाद तोड़ा कार्रवाई कर दी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीएमसी और शिवसेना मिलकर उनके दफ्तर की जो तोड़ा कार्रवाई की है वो जाहिर तौर पर जाती तौर पर की है और दुश्मनी निकालने के लिए की है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से कल सुनवाई हुई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई की जानी है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? अगर जो किसी तरह का फैसला आता है, किस पर जुर्माना लग सकता है? एक्ट्रेस कंगना रनौत पर या फिर महाराष्ट्र सरकार पर और बीएमसी पर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से मात्र 24 घंटे में तोड़ा कार्रवाई करने के बाद जो है कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएमसी ने सिर्फ इसी मामले को लेकर 24 घंटे में कार्रवाई क्यों की? क्योंकि ऐसे मुंबई में सैकड़ों या कहे तो हजारों ऐसे मामले हैं जिसको थोड़ा कार्रवाई करती है। अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से महज 24 घंटे में थोड़ा कार्रवाई की है, ऐसे में बीएमसी के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में जरूर बचने की कोशिश की, उन्होंने वकील खड़ा किया है और खुद संजय राउत इस पूरे मामले के लिए आगे आने वाले। जाहिर तौर पर बीएमसी की फजीयत बड़ी बनने वाली है। सत्यप्रकाश, साथ ही आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, बीएमसी की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई कंगना रनौत की, अगर हम घर की बात करें तो कितना उनका नुकसान हुआ है, कितना उसमें कीमती सामान जो है वो भी शामिल है? देखिए, कंगना रनौत का जो दफ्तर तोड़ा गया है उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने माननीय कोर्ट को याचिका में ये कहा कि उनका 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ का नुकसान मतलब उन्होंने ये भी कहा था बनाने के दौरान करीब 3.5 करोड़ में वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, लेकिन जो सामान्य नुकसान हुई, जो तोड़फोड़ की गई है, उसमें करीब 2 करोड़ का नुकसान है। ऐसे में कोर्ट जो है बीएमसी के द्वारा उनको 2 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से माननीय कोर्ट तमाम दलीलों को सुन रही है, संजय राउत को भी पार्टी बना दिया गया, फिर बीएमसी के उन अधिकारी लाटे को भी जो है पार्टी बना दिया गया, तो जाहिर तौर पर तमाम दलीलें सुनी जाएगी, उसके बाद एक अहम फैसला लिया जाए। हालांकि अगर ये सही माना जाता है कि कंगना रनौत अपने दफ्तर में जिस तरह से नियमावली होती है उसके विरुद्ध जाकर स्ट्रक्चर बनाया था, तमाम चीजें बनाई थी, उसके थोड़ा कार्रवाई की गई है, बाकी चीजें नहीं की गई है, तो शायद जो है बीएमसी जो है एक इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम जो है इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, कम से कम जो है जुर्माना लगाया जाए। लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाता है कि कंगना रनौत को जो थोड़ा कार्रवाई की गई है जाति तौर से की गई है, दुश्मनी को निकालने के लिए की गई है, जैसा कि कंगना रनौत ने अपने याचिका में कहा है, तो बिल्कुल संजय राउत के साथ साथ बीएमसी के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। जिस तरह से आपने बताया कि बीएमसी के ऊपर भी जो गाज है वो कहीं ना कहीं गिर सकती है, लेकिन बीएमसी ने अपनी सफाई में यह कहा था कि कंगना रनौत की जो याचिका है वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। क्या लगता है अब जो सुनवाई आ सकती है आज, उसमें क्या बीएमसी साफ तौर पर कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए लोकेश, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंगना रनौत ने याचिका में 2 सवाल पूछा है। सबसे बड़ी बात कि जब उनके दफ्तर की तोड़ा कार्रवाई की गई थी, उस वक्त जो बीएमसी ने अपना याचिका दायर की थी, हलफनामा दिया, तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2012 के सर्कुलर के अनुसार उन्होंने तोड़ा कार्रवाई की है, जबकि 2012 का सर्कुलर ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसी दफ्तर या घर की तोड़ा कार्रवाई होती है जिसमें रहने वाले की जान माल को खतरा है। तो सबसे पहले बीएमसी को ये बताना होगा कोर्ट को कि किस व्यक्ति का किस विशेष का जो है जान माल का खतरा था, जिसके वजह से 24 घंटे में तोड़ा कार्रवाई कर दी गई। वही दूसरी बात, कंगना ने याचिका में कहा है कि मनीष मल्होत्रा जो उनके स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जो उनके आर्किटेक्ट है, उनको जो है बीएमसी ने 7 दिन का मोहलत दिया है उत्तर देने के लिए। तो कंगना को 24 घंटे में क्यों तोड़ा
कार्रवाई कर दी गई, कंगना को 7 दिन का मोहलत क्यों नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं बीएमसी को भी इस पूरे मामले का उत्तर देना पड़ेगा। अगर नहीं देती तो जाए तो बीएमसी की मुश्किलें बढ़ने वाली। बिल्कुल, इसके पहले कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने कंगना को राहत दी थी, बीएमसी ने जो कार्रवाई की थी उस पर रोक के आदेश दिए थे, और अब जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए AND न्यूज।